नमस्कार, मैं हूं कांड का। विक्रांत। हाँ सर। सर थोड़ा सा आपका फिर से हेडरूम हेडरूम सर थोड़ा चाहिए होगा। हाँ सर, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक। हाँ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर एक बेहद ही गंभीर व्यक्तित्व के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि यूजीसी के नए नियमावली आई है, उसका सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन समर्थन करने वाले भी कम नहीं है। इस मसले पर क्यों दिक्कत शुरू हुई, क्यों ये विवाद इतना बड़ा बना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहूंगा सर, ये विवाद इतना बड़ा सोशल मीडिया पे क्यों बना सर पहले? देखिए, हम लोग एक ध्रुव की सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, मीडिया की व्यवस्था, सब कुछ बटा हुआ है आज के दिन में। कुछ तो राजनैतिक दल भी चाहते हैं कि सब चीज बटा रहे, ध्रुवीकरण होता रहे। और समाज में एक शुरू से चीजें चली आ रही हैं। तो इसके लेकर भी जो है एक तरह का दोनों तरफ से ध्रुवीकरण है। तो मैं समझता हूं कि इसी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। और आपको आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर कोई कहीं रहे या न रहे, हम्म। हर व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पर जरूर रहता है। हाँ। मैं तो देखता हूँ आजकल, मैं एक एक स्टडी कर रहा हूँ, हम्म। उसमें देखता रहता हूँ। घूमते रहिए आप तो हर कोई मोबाइल ही देखता रहता है। मैं जी। यही देख रहा हूँ। वो एक दूसरे को देखते भी नहीं, अगर आप नजदीक भी आ जाए तो भी नहीं देखते, खाली अपना मोबाइल देखते हैं, फिर ऐसे किया फिर देखने लगे। तो हाँ ये स्थिति है। और तो मैं समझता हूँ मुख्यतः तो यही बात है सर, किस तरीके कि से, हालांकि इस मुद्दे को देखा जाए, क्योंकि जरूरत तो बहुत लंबे समय से महसूस हो रही थी, और जिस तरीके से रोहित वेमुला का मामला क्योंकि बहुत चर्चा में रहा, लेकिन तमाम इस तरह की शिकायतें, घटनाएं तो देखने को मिली ही हैं। किस तरीके से सर इस नई नियमावली को देखा जाए? देखिए, नियमावली के आने में कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं। नियमावली के आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। मैं तो कहता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से सारी चीजें आई थी, उसके तहत यूजीसी ने ये काम किया। हाँ। और यूजीसी ने ये नियमावली लाया, उसके बाद ये इसका गजट भी आ गया। हाँ। कोई भी नहीं कहेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। कोई भी बिल्कुल। नहीं चाहता भी नहीं, मुझे हाँ। लगता है। हाँ। और करने वाले करते भी आए और करेंगे भी, ये भी आप जान लीजिए। हाँ। बात ये है कि जो ये नियमावली आया है, हम्म। इसका प्रभाव क्या है। हाँ। क्या कैंपस कुरुक्षेत्र महाभारत में बदल जाएगा? हाँ। पहला सवाल। दूसरा, कि क्या सिर्फ कैंपस में ही डिस्क्रिमिनेशन है? हम्म। सिर्फ कैंपस में ही है क्या? युवाओं के बीच ही है क्या? हम्म। या कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही है क्या? ये तो पूरा सर्वव्यापी है। हम्म। तो फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट सेक्टर में, तमाम जो बड़े संस्थान है, उन सबको मिला के फिर करना चाहिए। हम्म। प्रश्न नंबर दो। तीसरा, टाइमिंग पर मैंने बोल ही दिया। जी। तीसरा ये है कि जिस प्रकार से इसके नियमावली को मैंने देखा, कल देखा, जी। और तो उस देखने में ये आया कि जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है हाँ। वो तो सबका होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना है खाली कि ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों का होता है। हम्म। जहां जिसका बोलबाला है, जहां जिसकी दबंगई है, वो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो, और करते भी आए हैं, ये भी हम जानते हैं। हम्म। आप पता कर लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में हम्म। कि खासतौर से बिहार, यूपी में, कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं वो, और उसके बाद जो ओबीसी समाज है, हम्म। आ, वो क्या उनके बीच में दबंगई नहीं होती क्या? ओबीसी के लोग दबंगई नहीं करते क्या? करते हैं। हम्म। करते हैं। जिसका जहां बोलवाला है वो ये करने का प्रयास करता है। हम्म। और फिर जो है, जो जनरल वर्ग है, उसका भी तो हो सकता है। तो हमारे को, मेरा ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और इस चीज को रोकने के लिए ये जो अभी बताया गया कि इसमें कोई जुर्माना नहीं हो। हम्म। कोई मान लीजिए हम आज एक कंप्लेन कर दें, हम किसी को फंसाने के लिए गलत मंशा से कुछ कर दें, तो फिर उस पे तो सिद्ध हो जाए तो जुर्माना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम्म। ये तो तमाम कानूनों में, कोर्ट में ये प्रबंध है कि हम्म। कोर्ट भी कभी जुर्माना करता है कि आप हम्म। गलत चीज लेके आए तो। दूसरा, कि जो कमेटियां बनने की है, स्क्वाड बनने की है, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन क्रॉस होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो जिस जिस वर्ग का आशंका है कि वहां होता है, और उनके ज्यादा लोग होने चाहिए, हम्म। लेकिन एक दम ना हो सामान्य वर्ग के, ये बात पचती नहीं। हम्म। मुझे क्या लगता है कि यूजीसी के मार्फत एक राजनीति हो रही है। हम्म। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जी। राजनीति क्या है कि आजकल हर कुछ तो पूरे देश का ही चुनावीकरण हो गया। हम्म। मैं तो ये कहूंगा हम्म। कि चुनावीकरण के प्रयास में ये हो सकता है कि आप, हम लोग सुनते थे पहले विक्रांत जी जी। कि 80-20 का, हाँ। और बटोगे तो कटोगे, तो इससे क्या जुटेंगे या कटेंगे बटेंगे, क्या होगा, ये जरा प्रश्न करिए। हम्म। दूसरा, कि भाई हिंदुत्व में ये मंडल का तड़का भी हो सकता है। क्यों हम्म। नहीं हो सकता है? क्योंकि हम्म। 80-20 की राजनीति आप करते हैं, हम्म। सत्ताधारी पक्ष ये बोलते हैं, उनके नेता लोग तो हम्म। 20 तो छोड़ देते हैं, क्योंकि 20 तो अल्पसंख्यक को मानते हैं। हम्म। तो ये 80 में तो ये डिवीजन हो सकता है। तो हम्म। उनको ये लगता होगा कि अधिकांश जो मेजोरिटेरियन बहुसंख्यकवाद पर वोट की राजनीति है खड़ी, तो ये बहुसंख्यक हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियों की तरफ मदद वो हो जाए, उनकी तरफ झुक जाए, तो उसमें सेंध लगाना आवश्यक है। तो ये एक सवाल खड़ा कर दिया गया है, इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आप कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। तो हम्म। इस चर्चा से कुछ ना कुछ इससे फायदा होता है, एक सेंध लगती। हम्म। तो ये बात है। हम तो यहां तक कहने के लिए तैयार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम्म। पिछले साल तो कहते थे, तक तो यही कहते थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। हाँ। हाँ। सिर्फ हाँ। देश में 4 जातियां हैं, उन्होंने कहा था। बिल्कुल मैंने कहा कई था। बार सुना उनको कहते हाँ। हुए। तो जब वो ये कह रहे हैं, तो उसमें तो सब लोग आ गए ना। कौन कौन थे लोग, वो उनकी 4 जातियां प्रधानमंत्री जी की कौन कौन है, उसको या तो माना जाए। दूसरा, कि भाई जो जाति की गणना मांग करते थे विपक्षी पार्टी, हम्म। उसको सरकार कहती थी कि ये तो विध्वंसकारी हैं, विनाशकारी हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, एनार्किस्ट हैं, हम्म। इस तरह की बात कहते थे। फिर उन्होंने जाति की गणना भी कर दी। तो एक मुझे लगता है कि एक मुसलसल प्रयास, कुछ ना कुछ दिखता है, जिसमें से जिससे एक नया नैरेटिव खड़ा करके, उसकी चर्चा चला के, उसकी सुर्खियां बना के, कुछ इसका राजनीतिक वोट के आधार पर लाभ लेने का प्रयास हो सकता लेकिन सर एक चीज जो आपने बोली कि जहां पर जैसे बिल्कुल सही बात है कि जहां पर एससी एसटी पर ओबीसी अगर हावी होते हैं तो वहां पर वो दबंगई करते हैं। ये बात बिल्कुल सही, लेकिन सर अगर, लेकिन ये समझना चाहता हूं क्योंकि आप बिहार से आते हैं जहां पर जो एक तरह से यहाँ इस तरह का भेदभाव बहुत देखा गया था, बहुत सुधार हुआ उसके बाद समय के साथ, और सुधार होना अभी बाकी भी है। तो सर अगर जाति आधारित भेदभाव होता है वो कैसे किसी अपर कास्ट के लिए या सामान्य जाति के लिए हो सकता है? और बाकी अगर दबंगई का मामला है तो दबंगई के लिए तो सर भारतीय दंड संहिता बीएमएस और आईपीसी में पहले से ही प्रावधान है। उनको कैसे जाति आधारित भेदभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि महिलाओं को, चाहे वो सामान्य वर्ग की महिलाएं हों, वो सब इसमें शामिल हैं, जो यानी पीड़ित पक्ष हो सकते हैं उन सबको तो इसमें शामिल किया गया है। है। देखिए, पीड़ित पक्ष को शामिल किया गया है। जी। इसमें आज जो विवाद ये हो रहा है ना कि भाई, पहले एससी एसटी के लिए तो एक्ट था ही, जी। आज से नहीं, बहुत पहले से है। जी। तो इसमें ओबीसी शब्द जोड़ा गया, हाँ। है ना। हाँ। लेकिन उसमें जो लोगों का कहना है, जी। जो कि हमको भी जायज लगता है, मैं जी। आपको सच सच हाँ। बताऊं, कि भाई कोई भी पीड़ित हो, किसी वर्ग का हो, हाँ। कोई भी पीड़ित हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको पीड़ित के श्रेणी में लाना चाहिए, और इस डिस्क्रिमिनेशन को उस दायरे में लेके आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। हम ये क्यों मान के चले कि यही लोग पीड़ित खाली हो सकते हैं? हम्म। ये भी एक बात है ना, बदला हुआ समाज है, और बहुत कुछ
एक प्रकार से बराबर इक्वालिटी टाइप की चीज आई भी है। जी ऐसा नहीं है, चाहे वो जी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से आया हो, चाहे जिस कारणों से आया हो, जी। लेकिन आया भी है। हम्म, पहली एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा, मैं आपको बोलता हूं एक चीज ध्यान रखिएगा, जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं, जी। कि बिहार में हम्म जैसे लालू तेजस्वी की पार्टी को बदनाम किया गया, सच्चाई कितनी है या है भी सच्चाई, ये भी कह सकते हैं हम्म कि यादवों की दबंगई से के वजह से ओबीसी और एससी एसटी के लोग उनको वोट हम्म। नहीं देते हैं। हाँ। और ये एक, मैं अभी जब बिहार के बारे में चर्चा कर रहा था, हम्म, तो उसमें सब लोग बताते थे कि इस तरह से बातें चलती हैं। तो बिल्कुल। सिर्फ ये एक जनरलाइज करके बातें नहीं हो सकती। हम्म, और इसलिए अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, जो कि एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हो सकता है पीडीए का प्रभाव कहीं न कहीं दिख रहा हो, तो उन्होंने भी पीडीए बनाया ना भाई, कि भाई उनकी पार्टी को यादव पार्टी बनाया जाता था, हाँ। यादव मुस्लिम यादव एम वाई मुस्लिम। बिहार में। हम्म। तो उससे आगे बढ़ गए पीडीए। हम्म, तो फिर इसका राजनीतिक पक्ष नहीं होगा, ऐसा मानने लायक बात है नहीं। हम्म, तो ये वाली बात है कि अगर आप समानता वाकई लाना चाहते हैं, हम्म, तो आर्थिक आधार पर या जो भी एक जाति सूचक या इस तरह का जो एक माहौल है, उसको उसको उसका निराकरण करने के लिए कदम तो आवश्यक है। लेकिन मैं एक विक्रांत जी आपसे बात बताना चाहता हूँ। जी। इस देश में आपने भी कहा और मैं भी जानता हूं कि अगर कोई ऐसी बात होती है हम्म, आज के डेट में, हाँ, अभी आप मेरे ऊपर या मैं आपके ऊपर एक आरोप लगा दो हम्म, और उसको हम थाने लेके चल जाए, हमें शिकायत दर्ज करा दें, हम्म, है ना, तो फिर हमारे पास रास्ते अभी ही उपलब्ध हैं। यह बिल्कुल। बात समझ लीजिए, कानूनों की कमी नहीं है, हाँ। कानूनों की कतई कमी नहीं, कानूनों की कतई कमी नहीं, इस देश में कानून का पहाड़ है। हम्म, तो बात यह है कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग मतलब जाति खत्म करना चाहते हैं, हम्म, आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं, आप हिंदू 80% यूनिटी 80% वाली हाँ। बात कहते हैं, आप बटोगे तो कटोगे की बात कहते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये कौन सा ये चीज आया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो है सामान्य वर्ग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा या अभी स्पष्ट नहीं है, और कोई हाँ। गलत आरोप लगाएगा तो जुर्माना नहीं होगा। तो हाँ। या तो कानून को ठीक किया जाए। हम्म, मैं तो इस पक्ष में हूं कि भाई कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं तो, मेरे को अगर आप ईमानदारी से पूछिएगा और दिल जी। से पूछिएगा, हाँ। तो मैं तो मानता हूं कि ये कास्ट ही खत्म कर देना चाहिए। हम्म, मैं कास्टलेस सोसाइटी की सोचता हूं। मैं सही बता रहा हूं आपको, इंडियन रहेगा, एक कास्ट रहेगा, क्यों नहीं रह सकता। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक दिमाग लग जाएगा इसमें, उसमें वोट की गिनती के हिसाब से सारी चीजें होंगी, तब वो देश समाज दोनों के लिए ठीक नहीं। हम्म, हम ही कहाँ कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल है, और बहुत सदियों से होता आया है। हम्म, लेकिन बहुत सुधार भी हुआ है। इस चीज को हम अंकित करते हुए हम कुछ ऐसा कानून बनाएं जिससे किसी का हित ना हो और सबका हित हो, कुछ ऐसा व्यवस्था करें। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर अभी आरोप लगा दीजिए, मैं आपके ऊपर आरोप लगा हम्म, दूं। कानून तो 17 है, 70 कानून है जिसमें हाँ जो है इसकी जांच हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए मेरे ख्याल से कि कोई एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसी वर्ग में जाए। और दूसरा कि कैंपस कोई अखाड़ा कुरुक्षेत्र महाभारत न बन जाए, इसका दुरुपयोग भी हो सकता हाँ। है। इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए। और उपयोग करने के लिए यह है कि एकदम पूरा उसका एड्रेसल हो, उसमें कुछ सेफ गार्ड हो, उसमें कोई जुर्माना हो, उसमें क्रॉस रिप्रेजेंटेशन हो, वो सब करके करे और सब जगह करे, सिर्फ ठीक। कैंपस क्यों भाई। हाँ। सर, जाति और जाति विहीन समाज, ये तो आपने बड़ी अच्छी कल्पना की बात की। लेकिन सर, दिक्कत यह है ना, फिर रिलीजन कहाँ जाएगा? आप रिलीजन को तो कायम रखना चाहते हैं, लेकिन जाति को दूर करना चाहते हैं। आज ही असम के मुख्यमंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सर, आपने भी सुना होगा। मेरी दोहराने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि लोग इसे देखेंगे।
तो एक मुख्यमंत्री किस तरीके से रिलीजन्स में आप लोग बांट, ये मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंशन बांटना चाहती है, तो और दूसरी तरफ से जाति विहीन हो जाए, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो ये तो अब दिखाई दे रहा है कि देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक छोटे दिमाग से सोचे, मैं तो जी कह रहा हूँ जी। छोटा दिमाग, हाँ उससे भी सोचे, अगर कास्टलेस हाँ। होता है, जो कि नहीं होगा, हम हाँ। जानते हैं नहीं होगा, वो जी तो सर। व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई, नहीं होगा। जी। और अब तो जो लोग प्रताड़ित हुए, जो डिस्क्रिमिनेटेड हुए, वो भी नहीं चाहते कि हो। हाँ। आपको बता रहा हूँ, जी। क्योंकि उससे कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो हाँ उनको लगता है कि हाँ, इससे अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है। हाँ। और जो लोग हैं वो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों बातें। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ है, मैं जब छोटे मानसिकता से सोचता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से सोचता हूँ, तो हम्म। जो लोग हिंदू हिंदू यूनिटी की बात करते हैं, हाँ 80-20 की बात करते हैं, उनके लिए तो और कास्टलेस वाला अच्छा होगा। हाँ। मैं उनकी जो तो बात कर रहा हूँ। जी। दूसरी बात हाँ दूसरी बात मैं कह रहा हूं, फिर वो जो मंडलवादी ताकतों की एक राजनीति है, उस हाँ। पे भी प्रहार करने में मौका मिलेगा इनको। हाँ। वो भी है ही, करते ही रहते हैं। हम्म। इनको तो कहते हैं ना भाई, जात की गन्ना मांगने वालों को तो ये लोग बोल ही रहे थे एनार्किस्ट, हाँ। ये विभाजनकारी बताते थे, जी। है ना। तो वो मैं कह रहा हूं। और जहां तक आपने विश्वास शर्मा की बात की, देखिए, हम तो बाप से एक लाइन पहले ही बोले जी। कि देश का पूरी तरह से चुनावीकरण हो गया। हम्म। हम्म। राजनीति और चुनावीकरण में बहुत अंतर है। हाँ। राजनीति एक पॉजिटिव चीज है। हम्म। चुनाव जो है, चुनाव जीतना ही एकमात्र मीन्स टू एंड होता है। ये तो इन इन अपने आप में ये एंड हो चुका है। तो अनाप शनाप बयान जिसको देखिए वही दे रहा है। हम्म। अब राजनीति का तो कसौटी ये है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच ही समझौता हो जा रहा है। हाँ। आप ये देखिए हम्म। तो क्या कहा जाए, कौन बात को माना जाए, किस चीज को नहीं। सिद्धांत विहीन राजनीति जब हो जाती है, तो हर चीज में वो राजनीति आ जाती है, तो उससे किसी का कुछ भला नहीं होता। हम्म। इसमें तो वो सोच सकते हैं कि अभी हम सत्ता में आ जाएंगे, बांट देंगे, ध्रुवीकरण कर लेंगे, जिस तरह के विश्वास शर्मा बयान दे रहे हैं। हो हम्म। सकता है, लेकिन तात्कालिक रूप से उनको तो वो फायदा हो, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे देश को, समाज को बहुत घाटा पहुंचाने वाला है, एकदम बिल्कुल तय। बिल्कुल। और सर सब कोई भी ऐसा कदम जो है, हम्म। आप समता मूलक समाज बनाना चाहें, आप डिस्क्रिमिनेशन फ्री समाज बनाना चाहें, वो उसका प्रयास होना चाहिए। हम्म। उसका प्रयास होना चाहिए, हम्म। जरूर होना चाहिए। सतीश सर, मैं एक जी। चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा यूजीसी का मसला आया, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, एकदम आंख बंद करके जो वोट बैंक है, वो सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं, प्रखर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता तो एकदम 24/7 पॉलिटिक्स वाले हैं। उन्हें तो ये आइडिया रहा होगा कि इससे उनका एकदम जो घोर समर्थक वर्ग है वो नाराज हो सकता है। तो क्या ये सोचा समझा कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है, या कहीं कोई चूक हो गई है? देखिए, जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जी। इसमें ये बिल तो वापस नहीं होगा, हम्म। ये वाला गैजेट वापस नहीं होगा। हम्म। इसमें सुधार किया जाएगा, जो हम्म। जो कुछ संभव है, और इसी आधार पर उसको शांत करने का प्रयास होगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के सोच समझ को अगर हम लोग ये नजर आ रहा है कि भाई, जो 80% हिंदू सोशल ऑर्डर है, सर जी। उसमें सर थोड़ी आवाज कम हो गई आपकी। जी। उसका जी। जो 80% का जो हमारा देश का जो अ, धार्मिक आधार पर एक वर्गीकरण है, हाँ। उनमें उनको लगता है कि जो 80% जनता है, जो 15% होंगे ना अगड़े हाँ। सामान्य वर्ग के, बिल्कुल। तो जो बाकी वर्ग है उसमें सेंध लगाई जाए। हम्म। ये वाली एक सोच हो सकती है। हम्म। इसकी सोच हो सकती है। उनको शायद ये लगता हो कि कांग्रेस वाले इस तरह का सामाजिक न्याय की राजनीति करने लगे, जाति गिनो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व दो, फलाना ठिकाना, और उसके अलावे तमाम जो मंडलाइट जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वो कहीं पीडीए बना रही हैं, कहीं ये कुछ कुछ कर रही हैं। तो हम्म। वो उनको लगता होगा कि इससे शायद हमको लॉन्ग टर्म में घाटा है,
तो भाई ये 15% के चक्कर में 85% को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो शायद वो एक उस लिहाज से कदम उठा करके एक प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन सर, मंडल और कमंडल तो एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए थे। क्या ये मंडल और कमंडल के घालमेल का भी मामला है? मैं तो कहा ना आपको हाँ। कि ये हिंदुत्व में मंडल का एक छोक, क्या बोलते हैं, छौक है। धोखा लगाया गया है। हाँ। हाँ, और एक बात और मानिए, टू बी फेयर, हाँ। और ये कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो लगातार कुछ न कुछ काम करते रहते। हम्म। उनको वो कुछ न कुछ सतत प्रयास में रहते। पैसा भी बहुत है, संसाधन भी है, सरकार भी है। नहीं तो इतना जगह सरकार कैसे बनती? दो चार जगह आरोप लगा सकते हैं कि बेईमानी से बन गई, हाँ। लेकिन बहुत जगह तो कहीं ना कहीं आउटरीच तो उनका बढ़ा है ना। हम्म। और कैसे बढ़ा है? कैसे बढ़ा है? हम्म। तो उसी चीज को और बढ़ाना चाहते हैं। शायद लगता होगा उनको कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हिंदुओं के बीच का जो एक मेजॉरिटी वर्ग है, हम्म। उसमें पूरी तरह से उसको कंक्रीट ढंग से अपने साथ कैसे किया जाए, हम्म। ये एक उनका प्रयास हो सकता है। दूसरा, आपने आरएसएस का भी बयान पहले भी देखा होगा जी। कि वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके एक करना चाहते हैं। हम्म। तो उनको उसमें 85% को कैसे छोड़ेंगे भाई? हम्म। कैसे छोड़ेंगे? तो हमको लगता है कि ये सोचे समझे एक राजनैतिक दृष्टि से ये काम किया गया। भाई अगर मान लीजिए विक्रांत जी, हमारी संख्या 85% हो, हम्म। है ना, और आपकी संख्या मात्र 15% हो, हम्म। हमको कौन सा लाभ देगा ये बताइए ना। बिल्कुल। कौन सा लाभ देगा? कौन देगा लाभ? हम्म। हम 15% लेके क्या करेंगे? लेकिन उनको बिल्कुल। भी साथ रखेंगे और हाँ। इधर घुसेंगे। पहले बिल्कुल। तो ये होगा, और हाँ। धीरे से कुछ कुछ जो जरूरत है उसमें कुछ करने की, उसमें चेंज चांज करने की, वो कर देंगे। और वही लेकिन होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जी, लेकिन सर, अंतिम सवाल मैं इसी में पूछना चाहूंगा कि कई बार ये एक पुरानी कहावत है कि दो नाव की सवारी में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ आपके पुराने जो एकदम रिलायबल वोटर हैं उनमें नाराजगी आ रही है, और अब कहीं अगर आपने कुछ चेंज किया तो जो जो वर्ग है जो अभी बड़े बल्ले बल्ले है, उसमें नाराजगी आ जाएगी। तो इसमें तो खतरा भी है बैलेंसिंग में। देखिए, दो बातें हैं। हम्म। दो बातें हैं। पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया। जी। दिया गया। हाँ। तो वहां पर एक संतुष्ट करने का प्रयास हुआ, हाँ। जिसमें अभी भी बात होती है सीलिंग की, हाँ। है ना, जबकि उसको ईडब्ल्यूएस को सही ठहराया गया कोर्ट जी। द्वारा, जी। जबकि उसका विरोध भी था। हाँ। नंबर एक। नंबर 2, नंबर 2, मैंने आपसे कहा ना कि मौजूदा जो गजट है उसमें परिवर्तन कर लेंगे, हाँ। उसमें सुधार कर देंगे। इस हाँ। ढंग से वो भी हो जाएगा। फिर इधर की एक चर्चा हो गई। हाँ। चर्चा हो गई, अब ये नैरेटिव बन गया, हाँ। हाँ, कि भाई बीजेपी आपके खिलाफ नहीं है, हाँ। आपके साथ ही है, आप भी इनके साथ हो। हम्म। और दो नाव की सवारी की बात की, हाँ, ये तो एक समस्या रहती है। हाँ। और ये दो नाव की सवारी जो है वो बड़ा खतरनाक भी होती है, बात मैं मानता हूं आपकी। हम्म। लेकिन दो नाव की सवारी करने वालों पर अगर जो विपक्षी पार्टियां कितना इकट्ठा होके अपना हम्म। राजनीति चलाती, अपना नैरेटिव गढ़ती हैं, हम्म। इस पर बहुत निर्भर करता है ना। बिल्कुल। ये तो आप समझ लीजिए ना। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत देर से के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति के ओर कदम बढ़ाया, और बहुत ठोस कदम बढ़ाया, हाँ। लेकिन कदम ही तो बढ़ाया। उसके बाद क्या किया साल भर में, ये जरा बता दीजिए ना। हम्म। वो भी बात होती है ना। हाँ। तो बिल्कुल। उनको ये लग रहा होगा कि कुछ कुछ ये लोग कर रहे हैं, उधर नैरेटिव दे रहे हैं, तो इसको काउंटर करना आवश्यक है। तो हम्म। ऐसे ये बात पकड़ी जा रही है और इस ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी। शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। और वैसे तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, और आज ही देश के मुख्य न्यायाधीश उन्होंने ये कहा है कि इस मसले को देखेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी, और शायद कोई बड़ी खबर सरकार की जगह कोर्ट से ही सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर।